हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड लेक्चर देखना है परसेंटेज पर। पहले दो वीडियोस हम लोग लेक्चर बना चुके हैं परसेंटेज पर। पहले में आप लोगों ने परसेंटेज सीखा था कि परसेंटेज होता क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू सीखी थी और परसेंटेज और रेशियो का कॉम्बिनेशन सीखा था। सेकेंड लेक्चर में आप लोगों ने एरिया के सारे क्वेश्चन देखे थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो कि इनकम, एक्सपेंडिचर और प्राइस पर रहते हैं। तो पहले इन तीनों का रिलेशन समझते हैं कि इन तीनों का रिलेशन क्या है। व्हाट इज प्राइस, व्हाट इज कंजप्शन एंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक बेसिक से एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। लेट इट बी कि मैं ये मार्कर मार्केट में खरीदने के लिए गया और मेरी जेब में 20 रुपए थे। तो दुकानदार ने मुझे इस मार्कर की कीमत 4 रुपए बताई। अगर इस मार्कर की कीमत 4 रुपए थी और मेरे पास 20 रुपए थे, तो ऐसे कितने मार्कर मैं खरीद पाया? मैं ऐसे 5 मार्कर खरीद पाया। अब देखिए ये 20 क्या था? एक्सपेंडिचर, जो मेरा टोटल खर्चा हुआ। ये 4 क्या था? दैट इज प्राइस। प्राइस होता है पर यूनिट एक आर्टिकल का। और दैट इज कंजम्पशन या क्वांटिटी, कितने मार्कर मैं खरीद पा रहा हूं, दैट इज क्वांटिटी और कंजम्पशन। तो आप लोग यहां से इसका रिलेशन समझ सकते हो कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी और कंजप्शन। अभी सेम मार्केट की डिमांड को लेकर के मैं उससे अगले महीने फिर से सेम मार्केट पर 20 रुपए लेकर के गया और मैंने सेम मार्कर मांगा दुकानदार से। तो उसने मुझे बताया कि अभी इसका रेट 5 रुपए हो चुका है। अगर ये मार्कर अब 5 रुपए का है तो मुझे ऐसे कितने मार्कर मिलने वाले हैं? तो आप लोग देखोगे कि जब मैंने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दिया, जितना पैसा मैं पहले खर्च कर रहा था उतना ही पैसा अभी खर्च कर रहा हूं, पर पहले जो प्राइस था एक मार्कर का दैट इज 4 रुपीज और अभी वो प्राइस बढ़कर के 5 रुपए हो चुका है। तो आप लोग देखोगे कि मेरी क्वांटिटी या कंजप्शन कम हो चुकी है। पहले मैं 5 मार्कर खरीद पा रहा था, अभी मैं 4 ही मार्कर खरीद पा रहा हूं। अगर मैं और रेट इसका इंक्रीज कर दूं, एक मार्कर 10 रुपए का हो जाएगा तो मैं 2 ही मार्कर खरीद पाऊंगा। या अगर ये मार्कर 20 रुपए का ही हो जाएगा तो मैं एक ही मार्कर के लिए खरीद सकता हूं। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता चला जाएगा, क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों का एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है देन प्राइस इज इक्वल टू, और प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी और कंजप्शन। कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज हो जाएगी। अब इसी पैटर्न पर 2 या 3 तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर आप लोगों के लिए लेकर के आएगा एग्जाम में। अब वो क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.66%, हाउ मच कंजप्शन शुड बी रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। कि अगर प्राइस जो है इंक्रीज हो जाए 10%, sorry 16.66%, price is increased by 16.66%, how much quantity or consumption should be reduced in order to keep the expenditure same। यानी कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस ना आए, आप लोगों को सिर्फ प्राइस बढ़ा है तो आप कितनी क्वांटिटी पहले से कम खरीदोगे। अब आप लोग यहां पर समझ कर आए हो कि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन क्या है। तो आप देखिए अगर यहां पर प्राइस की रेशियो ए रेशियो बी होगी तो क्वांटिटी की रेशियो बी रेशियो ए होगी। ऐसा आप लोग यहां पर भी समझ सकते हो कि प्राइस 4 से 5 हुआ तो क्वांटिटी 5 से 4 हो चुकी है। जिस रेशियो में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसी रेशियो में क्वांटिटी डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगी आप लोगों की। तो यहां पर देखिए प्राइस 16.66% इंक्रीज हुआ है, तो यहां पर आप लोगों के पास रेशियो और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन काम में रहेगा कि प्राइस की रेशियो क्या है। देखिए इतने इंक्रीमेंट को हम लोग सीख कर आए हैं पिछले क्वेश्चंस में। 16.66% का इंक्रीमेंट होता है 6:7। जो प्राइस पहले 6 रुपए था अभी बढ़कर 7 रुपए हो चुका है। अगर प्राइस की रेशियो 6:7 है तो क्वांटिटी की रेशियो 7:6 रही होगी। कि प्राइस अगर 6 से 7 हुआ है तो क्वांटिटी या कंजप्शन जो आप लोगों की है वो 7 से 6 रही होगी। यानी कि आप लोग अगर पहले 7 केजी खरीद पा रहे थे अभी 6 ही केजी खरीद पा रहे हो, तो कितना कम आप लोग खरीद पा रहे हो, दैट इज 1। और कितने पर, दैट इज 7। तो क्वेश्चन का आंसर है 14 2/7%। तो पहले क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर है
14 2/7। आप लोगों को सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है वहां पर प्राइस और क्वांटिटी का रेशो उल्टा होगा। प्राइस अगर ए रेशो बी है तो क्वांटिटी बी रेशो ए होगी। हालांकि कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे भी आएंगे जहां पर एग्जामिनर एक्सपेंडिचर को भी चेंज करवाएगा, वो भी हम लोग करेंगे। पहले 2 या 3 क्वेश्चन इसी पर समझते हैं, इस कंसेप्ट को अच्छा करते हैं। चलिए सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आप लोगों को बोला गया है प्राइस ऑफ शुगर और प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हाउ मच कंजप्शन शुड बी रिड्यूस टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। कि प्राइस 20% बढ़ा है, क्वांटिटी या कंजप्शन कितनी कम की जाएगी, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रह जाए, पहले क्वेश्चन के जैसे ही है। तो प्राइस की रेशियो हो चुकी है आप लोगों की यहाँ पर 5:6। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1 का इंक्रीमेंट ओवर 5 दैट इज 5:6। यानी कि जो चीज़ पहले 5 रुपए की थी अभी 6 रुपए की हो चुकी है, तो क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ से 6:5। तो आप लोग कितना कम खरीद पा रहे हो, 1। कितने पर, 6 पर। तो क्वेश्चन का आंसर है 16.66%। ये आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन रहने वाला था, दैट इज डिक्रीमेंट। ध्यान रखना है इस चीज को कि 6 से 5 हुआ है तो डिक्रीमेंट है, अगर 6 से 7 होता तो इंक्रीमेंट होता। अगर सेम पैटर्न में आप लोगों के पास डिक्रीमेंट का ही क्वेश्चन लेकर के आता, अभी इस क्वेश्चन में प्राइस इंक्रीज हो रहा था, अगर प्राइस डिक्रीज किया जाता। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 12.5%, हाउ मच कंजप्शन शुड बी चेंज इन ऑर्डर टू गिव द एक्सपेंडिचर सेम। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले प्राइस की रेशियो बनाओगे। 12.5 का मतलब होता है 1/8। जो पहले 8 रुपए की चीज थी वो अभी 1 रुपया कम हो चुकी है, यानी कि 7 रुपए की रह चुकी है। तो प्राइस की रेशियो आ चुकी है 8:7। तो क्वांटिटी की रेशियो यहाँ पर रहेगी 7:8। कि अगर आप लोग पहले 7 यूनिट्स खरीद पा रहे थे या 7 kg खरीद पा रहे थे, उसकी जगह अब आप लोग 8 kg खरीद पा रहे हो। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का। कितने पर, 7। दैट इज 14 2/7% इंक्रीमेंट। यानी कि आप लोगों के कंजप्शन में जो इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज 14.28 और 14 2/7%। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। पहले 3 क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर एग्जामिनर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख करके क्वेश्चन बनाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर को भी चेंज किया जाए तो हम उस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%, how much consumption should be increased or decreased so that expenditure is decreased by 1%। कि प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज हो चुका है, क्वांटिटी या कंजप्शन के साथ क्या किया जाए, क्या चेंजेस उसमें लाए जाए कि आप लोगों का एक्सपेंडिचर 1% से डिक्रीज हो जाए। 1% डिक्रीज का मतलब अगर आप लोग पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे तो अभी आप लोग सिर्फ 99 रुपए खर्च करोगे। तो ये वाले सारे क्वेश्चन हम लोग जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखे थे एरिया के क्वेश्चन, उसी पर करने वाले हैं। हम लोगों ने वहां पर देखा था कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। हम लोग लेंथ की रेशियो लिखते थे, ब्रेड्थ की रेशियो लिखते थे और एरिया की रेशियो लिखते थे। ऐसा ही कुछ यहाँ करेंगे, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइस का रेशियो क्या है, 10:11। क्यों, क्योंकि ये 10% इंक्रीज हुआ है। 10% इंक्रीज का मतलब है 1/10, दैट इज 10:11। प्राइस आप लोगों को 10:11 हो चुका है। अब ये क्वांटिटी का हम लोगों को या कंजप्शन का हम लोगों को कुछ नहीं पता है। हम लोगों को इतना पता है कि एक्सपेंडिचर 1% डिक्रीज हुआ है, कि अगर एक्सपेंडिचर पहले 100 रुपये था तो अभी वो 1 रुपये डिक्रीज होकर 99 रह चुका है। तो देखिए पहले केस में एक्सपेंडिचर 100 रुपये था, आप लोग 100 रुपये खर्च कर रहे थे और प्राइस था 10 रुपये। मान लीजिए मार्कर 10 रुपये का, तो और आप 100 रुपये खर्च कर रहे थे, तो इसका मतलब आप लोग ऐसे 10 मार्कर खरीद पा रहे थे। अभी मार्कर का रेट इंक्रीज हो चुका है और 11 रुपये हो चुका है, और ऐसे आप लोगों के पास कितने रुपए हैं, 99 रुपए। तो 99/11 यानी कि आप लोग 9 ही मार्कर अभी खरीद पाओगे। तो आप लोग देखोगे कि पहले केस में आप लोग 10 मार्कर खरीद रहे थे और दूसरे केस में आप लोग 9 ही मार्कर खरीद पा रहे हो। तो कितना कम खरीद पा रहे हो, 1 यूनिट। कितने पर, 10 पर, दैट इज 10%। तो क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर 10%। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, price is increased by 40%, how much quantity or consumption should be changed
so that expenditure is increased by 12% ओनली, कि प्राइस जो है वो 40% इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी या कंजम्पशन कितनी चेंज की जाए कि आप लोगों का एक्सपेंडिचर 12% बढ़ जाए। तो सबसे पहले आप लोग 40% की फ्रैक्शन देखोगे, दैट इज 2/5। तो आप लोगों का फाइनल रेशियो हो जाएगा प्राइस के लिए 5:7। यहाँ पर क्वांटिटी या कंजप्शन की रेशियो आपको लिखनी है और जिनकी मल्टीप्लीकेशन आप लोगों के पास एक्सपेंडिचर की रेशियो देने वाली है। और एक्सपेंडिचर में उसने आपको बताया है कि 12% का इंक्रीज हुआ है। अगर 12% का इंक्रीज हुआ है इसका मतलब है 100:112, यानी कि जो आप लोगों की एक्सपेंडिचर है वो अगर पहले 100 रुपये था तो अभी 112 रुपये आप लोगों को खर्च करना पड़ रहा है। तो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस दैट इज 20। और पहले केस में आप लोगों की क्वांटिटी की है 20, दूसरे केस में 112 डिवाइड बाय 7 दैट इज 16। तो आप लोग देखोगे कि पहले आप लोग 20 यूनिट्स खरीद पा रहे थे और अभी 16 ही यूनिट्स खरीद पा रहे हो। कितना कम हम लोग यहाँ पर खरीद पा रहे हैं? 4 यूनिट्स। कितने पर? 20 पर। परसेंटेज के लिए इनटू 100 दैट इज 20%। तो क्वेश्चन का आंसर है 20%। ये आप लोगों को 5वां क्वेश्चन था जहां पर एक्सपेंडिचर चेंज किया गया है। अब 6 क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि एक्सपेंडिचर को भी अगर वो फ्रैक्शन वैल्यूज में लेकर आए तो हम लोगों ने उसको किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के पास जो प्राइस की रेशियो है और जो एक्सपेंडिचर की रेशियो आप लोगों के पास बनने वाली है वो दोनों ही फ्रैक्शन वैल्यूज में दी गई है। तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी करने की कोशिश करेगा आप लोगों के साथ। क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 12.5% and still their expenditure is increased by 8.33%. Find how much consumption should be changed। कि जो प्राइस था किसी आर्टिकल का वो 12.5% कम हो चुका है और स्टिल आप लोगों का एक्सपेंडिचर 8.33% इंक्रीज हो रहा है। तो क्वांटिटी में क्या चेंजेस लाए जाएंगे? सिंपल, आप लोग रेशियो बनाइए। प्राइस की रेशियो आ चुकी है, 12.5% का डिक्रीमेंट है दैट इज 1/8। तो रेशियो बन चुकी है 8:7। क्वांटिटी का आप लोगों को नहीं पता, एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पर 8.33% का इंक्रीमेंट दैट इज 1/12। तो रेशियो बन चुकी है 12:13। अब आप लोगों के पास देखिए यहाँ पर कटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेकर के आ सकता है एग्जामिनर। हम लोग इसको कैसे करेंगे? एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू कंजप्शन। तो 12/8 दैट इज 3/2। हम लोगों ने 12/8 किया और पर इसको कट किया दैट इज 3/2। और यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 7। तो आप लोग जब फाइनल रेशियो के लिए जाओगे तो दैट इज 7 × 3 21, 2 × 13 26। तो ये आप लोगों की कंजप्शन की रेशियो आ चुकी है दैट इज 21:26। इसका मतलब कि अगर आप लोग पहले 21 यूनिट्स खरीद पा रहे थे तो अभी आप लोग 26 यूनिट्स खरीद पा रहे हो। तो कितने का इंक्रीमेंट है? 5 का। कितने पर? 21 पर। और परसेंटेज के लिए इनटू 100। इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो दैट इज 500 डिवाइड बाय 21%। ये आप लोगों को फाइनल आंसर रहने वाला था इस केस में। अब इन्हीं क्वेश्चन में एक डिफिकल्टी और लेकर के आ सकता है एग्जामिनर। अभी तक वो क्वांटिटी की बात कर रहा था इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अगर वो अब क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ केजी लेकर के आप लोगों के सामने आए तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? एक बेसिक एग्जांपल उसका समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय लेट इट बी 25% एंड अ फैमिली कैन बाय 5 kg लेस। कि प्राइस जो है वो प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25% और अभी एक फैमिली 5 kg कम खरीद पा रही है इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। तो बताइए इनिशियल क्वांटिटी कितनी खरीदी जा रही थी या अभी कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है? कुछ इस तरह का क्वेश्चन। तो अब देखिए सेम पैटर्न पर प्राइस 25% इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी या कंजप्शन आप लोगों को बताई गई है कि आप लोग 5 kg कम खरीद पा रहे हो और एक्सपेंडिचर को यहाँ पर सेम कर दिया है। सेम करे या वो चेंजेस भी लेकर आए तो आप लोग रेशियो बना सकते हो। एक बार ये रेशियो बनाएंगे उसके बाद इस क्वांटिटी का हम लोगों ने यूज करना है। वो यूज समझ लेते हैं किस तरह से करना है। प्राइस इंक्रीज हुआ है 25%, यानी कि अगर प्राइस पहले 4 था
तो अभी 5 हो चुका है। प्राइस की क्वांटिटी है 4:5, सॉरी प्राइस की रेशियो, तो क्वांटिटी की रेशियो आप लोगों के पास होगी 5:4। अगर आप लोग पहले 5 केजी खरीद पा रहे थे तो अभी 4 ही केजी खरीद पा रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू रेशियो आप लोग कितना यूनिट कम खरीद पा रहे हो, दैट इज 1 यूनिट। आप लोग 1 यूनिट कम खरीद पा रहे हो। अब इस वैल्यू का यूज किया जाएगा आप लोगों के क्वेश्चन में। एक्चुअल में आप लोग कितना कम खरीद पा रहे हो, दैट इज 5 केजी। तो यहां पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 की वैल्यू है 5, क्योंकि हम लोगों ने समझा था कि रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। ये 5 केजी क्या था, जो एक्चुअल में कम खरीद पा रहे हो, और ये 1 यूनिट क्या था, जो रेशियो के अकॉर्डिंग आप लोग कम खरीद पा रहे हो। तो 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25 और 4 की वैल्यू 20। क्या आप लोग इनिशियली 25 केजी खरीद पा रहे थे और अभी 20 ही केजी खरीद पा रहे हो? दोनों में से कोई भी चीज आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ओरिजिनल क्वांटिटी, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 25 केजी। तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन बनते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और प्राइस पर। इसके बाद हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज चैप्टर से। चलिए, तो मिसलेनियस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के क्वेश्चन। कंपैरिजन के क्वेश्चंस में क्या होगा, आप लोगों को दो या दो से ज़्यादा लोगों को कंपैरिजन के लिए बोला जाएगा या क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन के लिए बोला जाएगा। अगर मैं बेसिक सी बात करता हूँ कि एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आप लोगों की सैलरी मेरे से 20% ज़्यादा है, या फिर सैलरी ऑफ ए इज़ 20% मोर देन बी, तो फिर पूछ लिया जाएगा कि बी की सैलरी ए के कंपेरिजन में कितनी कम या ज़्यादा है। तो देखिए हम लोग बेसिक को किस तरह से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। मान लीजिए ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी से। ए की सैलरी डिपेंड करती है बी पर, तो मैं पहले यहाँ बी को 100 मान लूंगा। अगर मैंने बी की सैलरी को 100 माना तो ए की सैलरी मुझे 120 माननी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी की सैलरी ए के कंपेरिजन में कितनी कम है। तो देखिए इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि ए की सैलरी अगर 20% ज़्यादा है तो बी की सैलरी 20% कम रही होगी ऐसे, ये गलत है। जिसके कंपैरिजन में चीज पूछी जाती है वो चीज डिनोमिनेटर में आती है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए डिपेंड करता है बी पर, हम लोगों ने बी को 100 माना और ए को 120 मान लिया। अब पूछा गया है कि बी की सैलरी कितनी कम है ए के कंपैरिजन में। अब आप लोग देखोगे कि बी की सैलरी कितनी कम है, 20 कम है। कितने से, 120 से, दैट इज 20/120, दैट इज 1/6 और 16.66%। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 16.66%। ये कुछ कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं। अब कंपैरिजन के क्वेश्चन 3 क्वांटिटीज में किस तरह से पूछे जा रहे हैं कुछ एक एग्जाम्स में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 10% मोर देन द थर्ड नंबर, कि दो नंबर जो है 20% और 10% ज्यादा है तीसरे नंबर से। तो फिर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है देन हाउ मच परसेंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड, पहला नंबर दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। अब देखिए आप लोगों के पास 3 नंबर की बात की जा रही है, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की। फर्स्ट भी थर्ड पर डिपेंड करता है और सेकंड भी थर्ड पर डिपेंड करता है। पहला नंबर तीसरे से 20% ज्यादा है और दूसरा नंबर तीसरे से 10% ज्यादा है। और क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि पहला नंबर दूसरे से कितना प्रतिशत ज्यादा रहा होगा। देखिए दोनों ही वैल्यू थर्ड पर डिपेंड करती है, तो मैं यहाँ पर थर्ड को लेट कर लेता हूँ 100। मैंने मान लिया कि तीसरा नंबर 100 था, तो पहला नंबर जो 20% ज्यादा है वो कितना रहा होगा, 120। दूसरा नंबर जो 10% ज्यादा है, 100 से 10% ज्यादा कितना रहा होगा, 110। यानी कि पहला नंबर तो 120 रहा होगा, दूसरा नंबर 110 रहा होगा, तीसरा नंबर 100 हम लोगों ने माना था। अब क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि पहला नंबर दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो 10 ज्यादा है, पर हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा है और परसेंटेज के लिए हम लोगों को डिनोमिनेटर में बेस रखना पड़ता है। देखिए ये वैल्यू 10 ज्यादा है, कितने से, 110 से, और परसेंटेज के लिए 200, या फिर आप लोग फ्रैक्शन वैल्यूज यूज कर सकते थे, दैट इज 1/11। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 1/11%। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर था कि पहला नंबर दूसरे के कंपैरिजन में 9 से ही 1/11% ज्यादा है। अगर सेम क्वेश्चन में मैं आप लोगों से पूछ लेता कि सेकंड नंबर कितना कम है फर्स्ट के कंपैरिजन में, तो आप लोग यहाँ पर क्या करते कि सेकंड नंबर 10 कम है। अब पहले के कंपैरिजन में पूछा जा रहा है तो डिनोमिनेटर में 120 आता, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 8.33%।
तो कंपैरिजन के क्वेश्चन में आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जिस भी नंबर के कंपैरिजन में पूछा गया है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। इस पैटर्न पर एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जहां पर बोला गया है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 37% लेस देन थर्ड नंबर। फिर आप लोगों से पूछा गया है बाय हाउ मच परसेंट सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो आप लोग देखिए कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों ही डिपेंड करते हैं थर्ड नंबर पर। तो हम लोग यहाँ पर फिर से थर्ड नंबर को मान लेंगे, जिस भी नंबर पर डिपेंड करते हैं उस नंबर को हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको 100 कंसीडर किया। तो पहला नंबर 30% कम है, तो 100 से 30 कम है, यानी कि ये वैल्यू थी यहाँ पर 70। दूसरा नंबर 37% कम है, यानी कि 100 से 37 कम है। इसका मतलब ये नंबर यहाँ पर था 63। 100 में से 37 आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिखा। तो आप लोग देखोगे कि पहला नंबर तो था 70 और दूसरा नंबर था 63। क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट। जिसके साथ लेस देन लग गया यानी कि उसके कंपैरिजन में पूछा जा रहा है, यानी कि 1 के कंपैरिजन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप लोग देखोगे कि सेकंड नंबर कितना कम है, 7। कितने से, 70 से। परसेंटेज के लिए इनटू 100 दैट इज 10%। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है यहाँ पर 10%। तो मिसलेनियस में आप लोगों को पहला टाइप बनता है कंपैरिजन के क्वेश्चंस का। चलिए 10th क्वेश्चन आज की वीडियो का हम लोग देखते हैं। कंपैरिजन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है x इज 30% मोर देन y एंड 25% लेस देन z इफ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 300 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अभी तक क्या हो रहा था कि 2 नंबर दिए जा रहे थे और वो तीसरे नंबर पर डिपेंड थे। अब यहाँ पर एक ही नंबर दे दिए गए जो बाकी 2 पर डिपेंड है, और उस केस में एक की वैल्यू दी गई है, दूसरे की वैल्यू पूछी गई है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। x इज 30% मोर देन y। तो यहाँ पर x जो है y पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं y को यहाँ पर 100 लेता हूँ तो x को मुझे यहाँ पर 130 लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x रेशो y आ चुका है 13:10। अब फिर बोला गया है दूसरी कंपैरिजन में कि x इज 25% लेस देन z। x z के कंपैरिजन में 25% कम है। अब यहाँ पर जो x है आप लोगों का डिपेंड कर रहा है z पर। तो अगर आप लोग z को यहाँ पर 100 मानते हो तो x को आप लोगों को 75 मानना पड़ेगा। तो यहाँ से x रेशो z आ चुकी है आप लोगों के पास 3:4। अब देखिए यहाँ से आप लोग सिंपल कंबाइंड रेशो कर भी x रेशो y रेशो z बना सकते हो, जो आप लोगों वीडियो के रेशो एंड प्रोपोर्शन की पहली वीडियो में पढ़ करके आए थे डेफिनेशन ऑफ रेशो में, दैट इज कंपैरिजन ऑफ रेशो और कंबाइंड रेशो। इन दोनों को कैसे कंबाइन कर एक प्रॉपर रेशो बनाई जा सकती है। या फिर आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर y की वैल्यू यहाँ पर 300 और आप लोगों से पूछी गई है z की। देखो y का रिलेशन x के साथ है और z का रिलेशन भी x के साथ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू थी 300, तो 10 की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है 300। 10 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू होनी चाहिए थी 30, तो 13 की वैल्यू होनी चाहिए थी 390। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि x की वैल्यू थी 390। अब इस रेशो पर आ जाएगी। यहाँ पर x रेशो z आपको गिवन है, 3 की वैल्यू यहाँ पर 390, क्योंकि x ही था, x यहाँ 390 था तो यहाँ भी 390 रहेगा। 3 की वैल्यू है 390, तो 1 की वैल्यू होगी 390 डिवाइड बाई 3 दैट इज 130, और 4 की वैल्यू होगी 520। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 520। तो ये आप लोगों के कुछ एक क्वेश्चन थे मिसलेनियस टाइप के, जो परसेंटेज पर आप लोगों को बनते हैं। अभी एक लेक्चर और देखेंगे हम लोग परसेंटेज का, जहां पर हम लोग एक्सपेंडिचर के एग्जाम के और इलेक्शन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।